शुभंकर मिश्र जी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी। सिंगापुर के एनपीएस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर से हिंदी विभागाध्यक्ष श्रीमती प्रेरणा मित्तल जी। दक्षिण कोरिया के भारतीय भाषा अध्ययन बुसान विदेशी भाषा विश्वविद्यालय दक्षिण कोरिया से अध्यक्ष डॉक्टर सोयन जी। रूस के मॉस्को विश्वविद्यालय रूस से सह प्राध्यापिका डॉक्टर लिउडमिला खोकुलोवा जी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राएं सिंगापुर से श्री प्रणीत जैन, दक्षिण कोरिया से सुश्री गाराम सो तथा रूस से भाग लेने वाली छात्रा सुश्री अनास्तासिया मिखाइलोवा जी। फेसबुक से जुड़े सभी सम्माननीय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, हिंदी से प्यार है अमेरिका, एनपीएस अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय सिंगापुर, भारतीय भाषा अध्ययन बुसान विदेशी भाषा विश्वविद्यालय दक्षिण कोरिया और मॉस्को विश्वविद्यालय रूस के समन्वित सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का आभासी कार्यक्रम है हिंदी में अभिव्यक्ति। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं स्वागत भाषण से। मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका स्वागत है डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। धन्यवाद प्रकाश जी। अध्यक्ष महोदया, प्रोफेसर टंकमणि अम्मा जी, विभिन्न देशों के हिंदी प्रवक्ता, शिक्षक एवं छात्रगण, हिंदी प्रेमियों, आप सबको करजोर अभिवादन। हिंदी में अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछले 10 महीनों से विश्व हिंदी सचिवालय हर महीने के तृतीय सप्ताह में हिंदी में अभिव्यक्ति आभासी कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिसके अंतर्गत हिंदी सीखने वाले बच्चे, किशोर और युवा अपनी रुचि के किसी भी एक विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसके उपरांत हिंदी प्राध्यापक अथवा शिक्षक हिंदी में अपने विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति को कैसे निखारते हैं, यह बताने का प्रयास करते हैं। छात्रों और शिक्षकों को सुनने के उपरांत कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हिंदी विद्वानों द्वारा मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के कौशलों को विकसित करने का मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। आज परम विदुषी प्रोफेसर टंकमणि अम्मा जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। सन 1973 से हिंदी अध्यापन की यात्रा आरंभ करते हुए प्रोफेसर टंकमणि जी केरल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, हिंदी विभागाध्यक्ष और प्राच्य अध्ययन संकाय की डीन के विविध पदों को सुशोभित कर चुकी हैं। सन 2010 में सेवानिवृत्ति के बाद आप कई मंचों से उभरती युवा पीढ़ी के साथ अपना ज्ञान और अनुभव बांटती रही है। आज के वर्चुअल कार्यक्रम के छात्र, वक्ता और श्रोता प्रोफेसर टंकमणि अम्मा जी से उचित दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे। प्रोफेसर टंकमणि जी का मैं ससम्मान स्वागत करती हूँ। एनपीएस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की अध्यापिका श्रीमती प्रेरणा मित्तल जी सिंगापुर में 16 वर्षों से
छात्रों को हिंदी पढ़ा रही हैं और हर वर्ष उन्हें ओ लेवल, ए लेवल, आईजीसीएसई और सीबीएसई की परीक्षाओं में हिंदी प्रश्न पत्र के लिए तैयार करती हैं। आज वे अपने विद्यार्थी प्रणीत जैन के साथ कार्यक्रम में उपस्थित हुई है। श्रीमती प्रेरणा जी और प्रणीत जी का मैं स्वागत करती हूँ। दक्षिण कोरिया से डॉक्टर सोन यन वू उन शिक्षकों में से एक हैं जो स्वयं निरंतर हिंदी पढ़ती रहती हैं और बुसान विदेशी अध्ययन विद्यालय के विद्यार्थी। हाँ, निवेदन है कि आप सब अपने माइक को अभी म्यूट कर लें, ऑफ कर लें। डॉक्टर सोन यन वू बुसान विदेशी अध्ययन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बड़े चाव से हिंदी पढ़ाती है। विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा 10 जनवरी को आयोजित विश्व हिंदी दिवस के समारोह में साउथ कोरिया के छात्रों को हिंदी बोलते हुए सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई थी और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अहिंदी भाषी छात्रों को हिंदी भाषा सिखाने के लिए साउथ कोरिया के हिंदी शिक्षक बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस देश की हिंदी अध्यापिका डॉक्टर सोन यन वू और उनकी प्यारी छात्रा कुमारी गराम सौ का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। रशिया से मॉस्को विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर युडमिला खोखोलोवा जी हिंदी की विश्व की प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में सम्माननीय अतिथि के रूप में आपका पदार्पण हो चुका है और विश्व में हिंदी के सबसे बड़े कार्यक्रम में अर्थात विश्व हिंदी सम्मेलन में भी आपके हिंदी कार्यों की सही पहचान की गई है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर युडमिला जी एवं उनकी विद्यार्थिनी कुमारी अनास्ताजिया जी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि शिक्षकों के वक्तव्य एवं विद्यार्थियों के विचारों से हम सब लाभान्वित होंगे। ऑनलाइन जुड़े सभी दर्शकों का, श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूँ। हिंदी से प्यार है और विश्व हिंदी सचिवालय के अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का भी स्वागत है। आप सबका अभिनंदन है, आप सबको नमन है। धन्यवाद। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को उनके इस सूचना परक संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद। सभी वक्ता एवं प्रतिभागी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि निर्धारित समय सीमा जो कि 5 मिनट है उसका ध्यान रखते हुए अपनी प्रस्तुति दें। आइए आज के कार्यक्रम के पहले छात्र को सुनते हैं जो सिंगापुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप एनपीएस अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय सिंगापुर में ग्रेड 8 के छात्र हैं। आप हिंदी में अभिरुचि पर अपने विचार हम सभी से साझा करेंगे। आपका स्वागत है श्री प्रणीत जैन जी। नमस्ते मान्य शिक्षकगण, छात्रगण, अतिथिगण एवं आयोजकगण। मेरा नाम प्रणीत जैन है। मैं एनपीएस अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। हिंदी मेरी प्रणीत मातृभाषा है। जी, यह प्रणीत ना जी से ही मुझे यदि आप वीडियो को ऑन कर सकते हैं तो हम आपको देख पाएंगे। प्रणीत जी, मैंने वीडियो ऑन अम, होस्ट ने वीडियो ऑन करने के लिए मना कर रखा है।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जारी रखिए। प्रणीत, किसने मना किया है वीडियो ऑन करने के लिए? होस्ट ने। होस्ट ने? हाँ, होस्ट होस्ट मुझे ऑन नहीं करना। ओके। अब जारी रखिए। होस्ट ने मना करा। हाँ, बोलो। बोले मैं नहीं कर पा रहा हूँ मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें लिखा आ रहा है, जो भी आ रहा है वो बताओ। जी अच्छा, ठीक है, कोई कोई बात बात नहीं, नहीं, आप आप शुरू बोलिए। कीजिए, शुरू कीजिए प्रणीत, फिर से बोलिए। ठीक है। नमस्ते माननीय शिक्षकगण, छात्रगण, अतिथिगण एवं आयोजकगण। मेरा नाम प्रणीत जैन है। मैं एनपीएस अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। हिंदी मेरी मातृभाषा है। यह ना ही मुझे अत्यंत प्रिय है, बल्कि मैं इसी में सोचता हूँ और सपने देखता हूँ। अतः मैं अपने प्रधानाचार्य, हिंदी शिक्षिका तथा सभी आयोजकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज मुझे हिंदी के इस वृद्ध मंच पर आपके सामने प्रस्तुति देने का अवसर दिया। जब मेरी अध्यापिका ने आज के कार्यक्रम के बारे में बताया तो मैं जिज्ञासा से भर उठा। अरे, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है, यह तो मुझे भी नहीं पता था। स्वाभाविक था कि मैंने मॉरिशस के बारे में थोड़ा पता लगाने की कोशिश की। जैसे जैसे मैं मॉरिशस के बारे में पढ़ता गया, वैसे वैसे मेरी हैरानी और बढ़ती गई। मॉरिशस और सिंगापुर में इतनी समानता! क्या आप लोगों को पता है, ये दोनों ही द्वीप देश हैं। दोनों की ही अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग पर आधारित है तथा दोनों ही बहुसांस्कृतिक समाज हैं। मॉरिशस की बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता के कारण यदि इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो सिंगापुर की गिनती भी अति आधुनिक और विकसित देशों में होती है। सिंगापुर में 4 आधिकारिक भाषाएं हैं: अंग्रेजी, चीनी, मलय और तमिल। मॉरिशस में क्रियोल, अंग्रेजी, फ्रेंच और चीनी भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा भाषा ही की तो बात कर रहा था मैं। हिंदी भाषा मेरी पहचान है और मेरे सबसे प्रिय कवि कबीर दास की बात किए बिना तो मेरा भाषण बन ही नहीं सकता। इनके दोहे अत्यंत सरल भाषा में हैं, जिसके कारण उन दोहों को कोई भी आसानी से समझ सकता है। ये दोहे आज भी मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं और सदा दिखाते रहेंगे। आज मैं आपको अपने कुछ पसंदीदा दोहे सुनाना चाहूंगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके नामू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोय। जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोय। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को चाया नहीं, फल लागे अति दूर। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मुझे आशा है कि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद। हिंदी आपकी मातृभाषा है। आपने अपने पूरे कवि कबीरदास के दोहों का वाचन किया।
सिंगापुर से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्री प्रणीत जैन जी को धन्यवाद। अगली प्रस्तुति सुश्री गाराम सो द्वारा होगी, जो दक्षिण कोरिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप भारतीय भाषा अध्ययन बुसान विदेशी भाषा विश्वविद्यालय दक्षिण कोरिया में हिंदी पढ़ रही हैं। आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा भारत से भी हिंदी सीख रही हैं। आपको हिंदी भाषा बहुत अच्छी लगती है। आप 2 वर्षों से हिंदी की पढ़ाई कर रही हैं। आप हिंदी सीखकर भारत में काम करना चाहती हैं। आपका स्वागत है सुश्री गाराम सो जी। आप अपना माइक। सॉरी। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मेरा नाम करम साव है। मुझे यहाँ उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज मैं आपको अपने हिंदी भाषा के सफर के बारे में बताना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा हिंदी से परिचय कैसे हुआ ये बताती हूँ। मैं लगभग 7 वर्षों तक गुजरात के अहमदाबाद शहर में रही हूँ। चूंकि मैं गुजरात में गुजराती बोलती थी, इसलिए मुझे हिंदी सीखने का कोई अवसर नहीं मिला। लेकिन स्कूल में पहली बार हिंदी विषयों से परिचय हुआ। हिंदी गुजरात के हिंदी गुजरात के समान थी, लेकिन अलग भी थी। यह देखकर मैं बहुत चकित होती थी। लेकिन क्लास के बाकी बच्चों और मेरी हिंदी में अंतर देखकर मुझे लगा कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है। इसलिए मुझे हिंदी के बजाय दूसरे विषयों को चुनना पड़ा। देखते ही देखते समय बीत गया और मैं कोरिया वापस आ गई। लेकिन भारत, जिसे मैं अपना दूसरा घर मानती थी, वो मुझे बहुत याद आने लगा। इसलिए मैंने निश्चय किया और हिंदी सीखना शुरू कर दिया। मैंने यूट्यूब की मदद से वर्णमाला सीखा, साधारण शब्द सीखा और अपना नाम भी लिखना सीखा। धीरे धीरे मुझे मजा आने लगा था। जब मेरे जवाब सही होते तो मुझे खुद पर बहुत गर्व होता और मुझे अपने बचपन की याद आ जाती। लेकिन अकेले हिंदी सीखना मुझे बहुत मुश्किल लगने लगा। मुझे एक भारतीय दोस्त की जरूरत थी, इसलिए ऑनलाइन एक भारतीय दोस्त मिली। दोस्त बनाने के बाद मैं उनसे हर दिन 2 घंटे हिंदी में बात करती और वो सवालों में मेरी मदद करती। हमारी बातें पसंदीदा गानों, फिल्मों, संस्कृति ऐसे विषयों से शुरू हुई। मैं अभी भी अपने दोस्त से संपर्क में हूँ और हिंदी पढ़ रही हूँ। इसके कारण पहले की तुलना में मेरी हिंदी काफी बेहतर हो गई है। विश्वविद्यालय में दाखिला होने के बाद मैं खूब मन लगाकर हिंदी पढ़ती थी और अपने प्रोफेसर से मदद लेती थी। धीरे धीरे मेरी हिंदी में रुचि बढ़ती गई। विद्यालय से घर आने के बाद मैं अपनी पसंदीदा हिंदी फिल्मों या यूट्यूब पर छोटी कहानियों के द्वारा हिंदी सीखती थी। विद्यालय में मैं हर हिंदी प्रोग्राम में भाग लेती थी। मैं अपने से बड़े विद्यार्थियों से सीखती और छोटों की मदद करती थी। 2 साल बीत चुके थे, लेकिन मेरी हिंदी उतनी बेहतर नहीं हुई थी जितनी मैं चाहती थी। तो मैंने भारत में स्थित एक संस्थान में अप्लाई किया। इस संस्थान का नाम केंद्रीय हिंदी संस्थान है। भारत जाकर मैं हिंदी ज्यादा सीखूंगी यह सोचकर मैं बहुत उत्सुक हो गई थी। संस्थान में आने के बाद भी मुझे हिंदी उतनी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने ध्यान लगाया और ये माना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए जब मैं संस्थान के बाहर निकलती तो दूसरे लोगों से और सफर करते समय रिक्शा वालों से भी
बात करके अपनी हिंदी को बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। और संस्थान में टीचर के साथ मैं हिंदी में बात करती हूँ। मेरा यह मानना है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा में वार्तालाप करने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे यहाँ केंद्रीय संस्थान बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अलग देशों के लोगों से हिंदी में बात करने का मौका मिल रहा है। मेरा सपना है कि मैं हिंदी सीखकर भारत में ही नौकरी करूं। इस सपने को पूरा करने के लिए मैं खूब मेहनत करूंगी। धन्यवाद। आप 7 वर्ष भारत के गुजरात में रही, जहां आपने गुजराती भाषा सीखी, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने हिंदी वर्णमाला तथा हिंदी के आसान शब्दों को आत्मसात किया। आपने हिंदी गानों से हिंदी सीखी। आपकी हिंदी सीखने का सफर बहुत दिलचस्प है। दक्षिण कोरिया से सुश्री गाराम सोजी को हिंदी में अभिव्यक्ति पर अपने अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए आ रही है रूस से सुश्री अनास्थासिया जी। आप मॉस्को विश्वविद्यालय रूस से हिंदी की छात्रा हैं। हिंदी में अभिव्यक्ति के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। आपका स्वागत है सुश्री अनास्थासिया जी। अम लगता है मेरा कैमरा ठीक हो गया। तो क्या आप मेरी प्रस्तुति वापस से सुनना चाहेंगे? आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनस्तसिया मिहाइलोवा है। मैं मॉस्को राज्य विश्वविद्यालय की चौथे साल की विद्यार्थी हूँ। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अलग अलग देशों के हिंदी प्रेमियों के सामने अपने विचार अभिव्यक्त करने का मौका मिला। मुझे बचपन से भारतीय संस्कृति कला का शौक था। मुझे भारतीय लोक कथाएं बहुत पसंद हैं। और जब मुझे भारतीय साहित्य और भाषाओं के अध्ययन का मौका मिला तो मैं बेहद खुश हुई। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदी किस लिए सीखोगी? भारत में हिंदी की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी से काम चलेगा। लेकिन हम अपने विश्वविद्यालय में जानते हैं कि ये बात सही नहीं है। भारतीय जनता की मानसिकता समझने के लिए हिंदी जानना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तानी लोग कितनी भी अच्छी अंग्रेजी क्यों न जानते हो, उनके साथ तभी असली दोस्ती बनी रह सकती है जब उनकी मातृभाषा में उनसे संपर्क और बातचीत होती है। हम गद्य और पद्य पढ़ते ही नहीं, लेकिन पढ़कर हमारे भारतीय विद्यार्थियों और अध्यापकों से वाद विवाद भी करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दो अध्यापकों की मातृभाषा हिंदी है और एक मशहूर कवि है अनिल जानविजाई। हमें कविता समझने में बहुत मदद देते हैं। भारतीय राजदूतावास हर साल हिंदी दिवस मनाते हुए अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित करता है और हम इसमें सक्रिय भाग लेते हैं। कविताएं सुनाते हैं, भाषण देते हैं, गीत गाते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि हाल ही में मुझे इस प्रतियोगिता में तीसरा प्राइज मिला। मैंने हरिवंश राय बच्चन की एक कविता कोई पार नदी के गाते सुनाई और मैं इसे अभी आपको सुनाऊंगी। भांग निशा की नीरव ताकर इस देहाती गाने का स्वर ककड़ी के खेतों से उठकर आता जमुना पार लहराता, कोई पार नदी के गाता। होंगे भाई बंधु निकट ही, कभी सोचते होंगे ये भी, इस तट पर भी बैठा कोई, उसकी तानों से सुख पाता, कोई पार नदी के गाता। आज न जाने क्यों होता मन सुनकर ये एकाकी गायन, सदा इसे मैं सुनता रहता, सदा इसे ये गाता जाता, कोई पार नदी के गाता। हमारे विश्वविद्यालय में भारतीय क्लब है।
जहां हम बार बार मिलकर अलग अलग विषयों पर वार्तालाप करते हैं। उदाहरण के लिए, पिछली बार हमने रूस और भारत के वैवाहिक जीवन पर चर्चा की। कभी कभी हमारे पास भारतीय मेहमान आते हैं, एक दो बार लेखक आए, ज्यादातर मस्को में पढ़ने वाले विद्यार्थी। हम हम उनसे विभिन्न विषयों पर बात करते हैं, भारतीय रूसी राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, साहित्य के बारे में। उदाहरण के लिए, हाल ही में हमने कृष्ण चंद्र का उपन्यास एक गधे की आत्मकथा पढ़ा। इस उपन्यास में जो मुख्य समस्याएं हैं उन पर हमने चर्चा की। मिसाल के तौर पर, असली सौंदर्य का क्या मतलब है, उच्च भारतीय समाज का व्यंग्यपूर्ण वर्णन, आधुनिक कला, जाति भेदभाव इत्यादि। अफसोस की बात है कि मुझे अभी तक भारत जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं सपना करती हूँ कि इस मौका मुझे मिलेगा। आप सभी को धन्यवाद। आपको बचपन से भारतीय संस्कृति कला में रुचि है। आप गद्य एवं पद्य की भी सीख रही हैं। कोई पार नदी के गाए हरिवंश राय की कविता का वाचन किया। आपकी हिंदी बहुत ही धारा प्रवाह है। रूस से सुश्री अनास्थासिया जी को हम सभी से हिंदी में अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने विचार साझा करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्तव्य भाषण के लिए हम श्रीमती प्रेरणा मित्तल जी को आमंत्रित करते हैं, जो सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप वर्तमान में एनपीएस इंटरनेशनल विद्यालय सिंगापुर में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। आप पिछले 30 वर्षों से सिंगापुर में निवास कर रही हैं। आपने हिंदी में एमए बीएड की डिग्री प्राप्त की। आपको ओ लेवल, ए लेवल, आईजीएसई तथा सीबीएसई आदि अनेक बोर्डों में पढ़ाने का अनुभव है। आपकी हिंदी लिखने और पढ़ने में रुचि है। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है, श्रीमती प्रेरणा मित्तल जी। नमस्कार। मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, शिक्षिकाओं व छात्रों का अभिनंदन करती हूँ। माधुरी जी तथा विश्व हिंदी सचिवालय के सभी आयोजकों की मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस सुंदर कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिया। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में हुआ, जो अब उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है। विवाह के पश्चात मैं मुंबई आ गई और उसके 2 साल बाद पति का तबादला सिंगापुर हो गया और मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। मैं यहाँ पिछले 30 साल से निवास कर रही हूँ। मेरे बच्चे यहीं पले बड़े और अब यही मेरा प्यारा सा घर बन गया है। यह देश इतना छोटा है कि विश्व के मानचित्र पर यह एक लाल बिंदु यानी कि रेड डॉट के रूप में जाना जाता है। किंवदंती है कि 14वीं शताब्दी में इंडोनेशिया से एक राजकुमार यहाँ शिकार के लिए आया और उसने देखा कि यहाँ पर एक सिंह है और उसने इसे शुभ संकेत माना और इस द्वीप का नामकरण किया सिंगापुरा, अर्थात सिंहों का शहर। सिंगापुर में सिंगापुर के विद्यालयों में सिंगापुर के विद्यालयों में हिंदी भाषा का परिदृश्य अत्यंत अद्भुत है। मैं बहुत आनंद के साथ बताना चाहती हूँ कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थानीय पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में 5 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जो है हिंदी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती और बंगाली। यहाँ की शिक्षा प्रणाली की अनूठी बात यह है कि यहाँ पर द्वितीय भाषा की कक्षा को मातृभाषा की कक्षा की संज्ञा दी गई है और सभी नागरिकों के बच्चों के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक अपनी मातृभाषा का अध्ययन करना अनिवार्य है। यहाँ अनेक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय हैं, जिनमें से एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय एनपीएस में मैं हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय में हिंदी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से लेकर कक्षा 12 तक द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में कैम्ब्रिज पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में सीबीएसई, आईजीसीएसई तथा आईबी बोर्ड की व्यवस्था है।
इन्हीं पाठ्यक्रमों के आधार पर हम छात्रों को हिंदी की शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पर हम भाषा के सर्वांगीण विकास यानी कि चारों भाषाई कौशलों श्रवण, लेखन, पठन तथा वाचन पर समान रूप से ध्यान देते हैं। पाठ्यक्रम से इतर निबंध, कहानी, कविता, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हमारी वार्षिक गतिविधियां हैं। गर्व का विषय है कि बहुत सारी पाठशालाएं हमारे विद्यालय में आयोजित की जाने वाली इन प्रतियोगिताओं, खासकर वाद विवाद प्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार करती हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसमें भारत के करीब 15 विद्यालय और सिंगापुर के सभी ऐसे विद्यालय जिनमें माध्यमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाई जा रही है शामिल होते हैं। भाषा का मुख्य उद्देश्य संचार व संप्रेषण है, इसलिए मौखिक प्रस्तुतियों को बढ़ावा देने के लिए कक्षा के दौरान भाषण, संवाद, साक्षात्कार, चित्र वर्णन, नाटक, रोल प्ले आदि अनेक गतिविधियां की जाती हैं। यदि मैं चित्र वर्णन का उदाहरण लूं तो इस गतिविधि के अंतर्गत एक छात्र 3-4 मिनट तक अपने विचार हिंदी में प्रस्तुत करता है और उसे भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में वर्णित करता है। उसके विचारों, चित्र तथा पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षक द्वारा उससे 10 मिनट तक बातचीत की जाती है। इससे भाषा संवर्धन तो होता ही है, शिक्षकों को छात्रों के विचारों को जानने का और उनसे जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होता है। पर मुझे लगता है कि संचार व संप्रेषण एक जटिल प्रक्रिया है। घर हो या विद्यालय, आप कितना भी चाहें, आपके कहने और सुनने वाले के समझने में हमेशा एक अंतराल, एक फासला रह ही जाता है। आप सभी ने ये खेल बचपन में अवश्य ही खेला होगा, जिसमें एक खिलाड़ी दूसरे के कान में फुसफुसाकर कुछ कहता है और फिर दूसरा तीसरे से, और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते बात का स्वरूप पूर्ण रूप से बदल जाता है। ये बात मुझे जितनी आकर्षित करती है, एक शिक्षिका होने के नाते उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। इसी ख्याल को लेकर मैंने कुछ साल पहले एक कविता की रचना की थी जिसका शीर्षक है विचार। हर आदमी सोचता है, चाहे अनचाहे, चेतन या अवचेतन रूप में गाहे बगाहे, पर सोचता है सबसे अलग। एक ही बात, एक ही मुद्दा, पर पहुंचता लोगों तक कुछ अलग थलग। कोई बात को लेता सकारात्मक और मुस्कुरा पड़ता, तो कोई हो जाता नकारात्मक और मुंह बिगाड़ लेता। किसी के लिए सार्थक तो किसी के लिए निरर्थक। सोचती हूँ किसने बनाया होगा ये चाइनीज विस्पर गेम, क्या सोच रही होगी इसके पीछे, क्या था बनाने वाले का एम। ये बताना कि सुनने सुनाने में हो जाता है फर्क, तो फिर क्यों करना है तर्क कुतर्क। या जुड़ जाता है हर बात में अपना भी विचार, दुख खुशी का अनुभव और ढेर सारा प्यार। सोचूं तो सम्मान में सिर है झुक जाता, शायद बताना चाहता था ये निर्माता, आप चाहें तो भी बुद्धि को परे रख नहीं सकते, जिसने जिस अर्थ में जो कहा उसे हूबहू वैसा समझ नहीं सकते। अतः देता है ये खेल सीख बड़ी, ये है अति महत्वपूर्ण कड़ी। सबके होते हैं अपने विचार, अपने मत, सबको दो सम्मान, सबको दो इज्जत। अंत में यही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ कि भाषा ही हमारी संस्कृति की वाहक है। इसलिए पाठ्यक्रम चाहे जो भी हो, परंतु हिंदी शिक्षण के दौरान हम शिक्षकों का कर्तव्य है कि विद्यार्थी न केवल हिंदी भाषा सीखें बल्कि उसके संस्कार को समझें, संवेदनशील बने, विवेकशील बने, सहिष्णु होकर एक अच्छे इंसान बने। यह सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए हमारी इच्छा होनी चाहिए, मंशा होनी चाहिए। अंत में मैं आप सब लोगों का धन्यवाद कहते हुए यही कहूंगी कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर आपने मेरे विचारों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस सूचनापरक वक्तव्य के लिए सिंगापुर से श्रीमती प्रेरणा मित्तल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य भाषण के लिए हम डॉक्टर सोयनबू जी को आमंत्रित करते हैं, जो दक्षिण कोरिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। भारतीय भाषा अध्ययन बुसान विदेशी भाषा विश्वविद्यालय दक्षिण कोरिया में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। आपने भारतीय भाषा अध्ययन बुसान विदेशी भाषा विश्वविद्यालय दक्षिण कोरिया से हिंदी भाषा में
बीए की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए, एमफिल तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपके शोध का विषय भारतीय और कोरियाई साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन रहा। आप विगत कई वर्षों से हिंदी शिक्षण से संबंधित पाठ्य पुस्तक और अन्य सामग्रियों के निर्माण तथा मानक हिंदी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है महोदया। नमस्ते। अब हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित हिंदी में अभिव्यक्ति के अवसर में आप सबके बीच लेकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुन योनू है। दक्षिण कोरिया के बुसान विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ा रही हूँ। दक्षिण कोरिया में हिंदी शिक्षण के हर मुद्दों पर बात करना असंभव है, इसलिए सीमित में बात रख रही हूँ। यहाँ हिंदी शिक्षण 1984 से शुरू हुआ है। कोरिया में जनसंख्या की कमियों के कारण हर साल विद्यार्थियों की संख्या भी कम होती जा रही है। इस संकट के दौर में हमारे भारतीय अध्ययन विभाग में भी 2-3 साल से बहुत कम छात्र हिंदी पढ़ने आ रहे हैं। हिंदी से जुड़े यहाँ मौजूद सभी शिक्षकों, शिक्षिकाओं और विद्वानों को भी मालूम है कि हिंदी भारत बहुभाषी देश है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। कोरिया में अधिक लोगों का मानना है कि भारत में सिर्फ अंग्रेजी बोलने से काम चल जाता है। कोरियाई लोगों के मन में यह गलत अवधारणा समाप्त ना हो जाए तो हिंदी को बढ़ावा देने में हर स्तर से कठिनाइयों की सामना करना पड़ेगा। 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति में माध्यमिक स्तर पर कोरियाई भाषा को जगह दी गई है। भारत में कोरियाई भाषा सीखने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कोरियाई अखबारों में भी आया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कोरियाई अध्ययन केंद्र में हर साल 30 छात्रों को ही लेते हैं। पिछले साल 2023 में लाखों छात्रों ने अप्लाई किया। यह खबर सुनकर एक कोरियाई होने के नाते मुझे बहुत खुशी हुई, मगर विदेश में हिंदी की स्थिति को देखते हुए बेचैन भी हुआ। कोरिया में ज्यादातर लोग अंग्रेजी, जापानी, चीनी, वियतनामी, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, रूस भाषा पढ़ते हैं। सुनने में आया है कि विदेश में आजकल कोरियाई भाषा और संस्कृति का धूम मच गया है और कोरियाई भाषा पढ़ने के लिए तरस रहा है। हमारे सरकार ने अपनी भाषा को विदेशी में सिखाने के लिए कई सालों से तैयार किया है। प्राथमिक, माध्यमिक, उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, कोरियाई भाषा दक्षता परीक्षा का विकास, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण, शिक्षकों का ट्रेनिंग, वर्कशॉप, तमाम तरह का कार्य किए जा रहे हैं। हर कोरियाई शिक्षक अपनी मातृभाषा कोरियाई को विदेशी भाषा के रूप में सिखाने के लिए तैयार है, मगर ऐसा लगता है कि विदेशी में हिंदी पढ़ाने आने वाले शिक्षक या भारत में विदेशियों को हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में पढ़ाते हैं। विदेशी में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विदेशी भाषा के रूप में हिंदी को सिखाने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा विदेशी में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों के लिए हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। आजकल सभी दुनिया में बदलते हुए समाज जरूरतों या जिस क्षेत्रों में नौकरी की मांग अधिक हो, उन्हीं क्षेत्र से जोड़कर विश्वविद्यालय में हर साल नया विभाग बनना है और किसी विभाग को बंद किया जा रहा है। इसके साथ साथ कोरिया के हर विश्वविद्यालयों में
विदेशी भाषा के महत्ता कम होती जा रही है। इसी जापानी विद्वान का कहना है कि जापान में कोरियाई भाषा को बहुत संख्याक श्रेणी में और हिंदी को अल्पसंख्यक श्रेणी में रखी गई है। कोरिया की जनसंख्या बहुत कम है। इसके विपरीत भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है और हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर है। मगर ऐसा क्यों होता है? हिंदी भाषा को अल्पसंख्यक श्रेणी में क्यों रखा जाता है? कोरिया में ही नहीं बल्कि विदेश में हिंदी शिक्षा को सुनिश्चित करना, हिंदी भाषा भारतीय आदाय को जारी रखना, विदेशी भाषा के रूप में हिंदी के शिक्षा को समझना, घारांश मेरी छात्र जैसी नई पीढ़ियों को भविष्य में हिंदी शिक्षकों के रूप में तैयार करवाना, इन बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इन सभी कार्यों में हम सबकी जिम्मेदारी रहेगी। मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि भारत की राजभाषा हिंदी दुनिया की शक्तिशाली भाषा बने, दुनिया के तमाम लोग हिंदी सीखें और बोलें। मैं आप सबका आभार रहूंगी। धन्यवाद। इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए दक्षिण कोरिया से डॉक्टर सोयनबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य भाषण के लिए हम आमंत्रित करते हैं रूस से डॉक्टर ल्यूडमिला खोकुलोवा जी को। आप मॉस्को विश्वविद्यालय रूस में सह प्राध्यापक के पद पर कार्य कर रही हैं। आप मॉस्को विश्वविद्यालय में हिंदी, पंजाबी और भाषा शास्त्र पढ़ाती हैं। आप अपने विश्वविद्यालय में हिंदी के शिक्षण और हिंदी में छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है डॉक्टर ल्यूडमिला खोकुलोवा जी। माफ कीजिए, अब मेरी आवाज आती है? आती है मेरी आवाज? जी जी मैडम। अच्छा, जी मैडम। तो सबको नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपने कुछ विचार व्यक्त करने का मौका देने के लिए। तो मॉस्को विश्वविद्यालय में हिंदी BA और MA के स्तरों पर पढ़ाई जाती है। हमारे विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक हिंदी की विभिन्न शैलियां मौखिक और लिखित में पूर्णतः दक्ष बनाना है। और हम शुरू से अपने सामने ये लक्ष्य रखते हैं कि विद्यार्थी हिंदी बोलेंगे। मेरी हिंदी शायद इतनी आदर्श नहीं है, लेकिन हमारे दो हिंदी बोलने वाला अध्यापक हैं जो हमारी हिंदी ठीक कर रहे हैं। हमारी आधारभूत किताब है इस कोर्स में, ये रूपर्ट स्नेल और साइमन वाइटमन की किताब टीचर्स ऑफ हिंदी, और एक और किताब केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित हिंदी एकाध कैसेट की वाचन पुस्तिका। हमने इन दो किताबों को इसलिए चुना कि उन दोनों किताबों में संवाद है, जिनकी बुनियाद पर छात्र अपने ही संवाद बनाकर पहले ही पाठ के बाद से आसानी के साथ हिंदी में थोड़ी बहुत बातचीत करने लगते हैं। और इस किताब के साथ हमने कुछ व्याकरण के अभ्यास बनाए, कुछ शब्दावली बनाए वगैरह, शब्दकोश बनाए। और हमारा लक्ष्य है कि विद्यार्थियों को मातृभाषा रूसी के प्रभाव से बाहर निकालना। लेकिन हमने आविष्कार किया और हमको बहुत हैरानी हुई कि कभी कभी
ज्यादा प्रभाव अपनी मातृभाषा से नहीं, लेकिन दूसरी भाषा से, जो विद्यार्थियों के लिए विदेशी भाषा से पढ़ता है। मिसाल के लिए हमारे रूसी में निजवाचक सर्वनाम अपना है और हिंदी में भी है, और हमारी अपेक्षा है कि ठीक है हमारे विद्यार्थी जरूर ठीक बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव पर वे बोलते हैं उसने मुझे उसकी किताब दी, अपनी किताब दी नहीं बोलते। इसलिए हमको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि अंग्रेजी के प्रभाव से विद्यार्थियों को मुक्त करें। फिर एक और समस्या है कि हिंदी में काफी मानकीकरण नहीं है, और हमारे विद्यार्थियों को ये बहुत अजीब लगता है, क्योंकि कोई बोलते हैं उसने नसीहत करना बंद किया, और कोई बोलते हैं उसने नसीहत करनी बंद की, और दोनों बोलते हैं कि ये सही बात है, और या सीता कुछ बोली, सीता ने कुछ बोला, बेटी खांसी, बेटी ने खांसा। तो जब हमारे विद्यार्थी हिंदुस्तानियों से पूछने लगते हैं कि ये वैसे तो एक रूप चुनना है, तो कुछ लोग बोलते कि आप टोटलिटेरियन देश में रहते हैं, आप नहीं समझते कि अगर लोग आपकी बात नहीं समझते हैं तो ठीक है। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए ये राजनीतिक, आर्थिक, दार्शनिक, साहित्यिक, सामाजिक समस्याओं से जुड़े विषय पर वाद विवाद। वैसे हम विद्यार्थियों से शुरू से हिंदी में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के लिए जब बुनियादी व्याकरण की पढ़ाई खत्म होती है तो हम कहानियां पढ़ने लगते हैं, फिल्में देखते हैं, और कोई कहानी पढ़कर, मिसाल के लिए विष्णु साहनी की कहानी पढ़कर चीफ की दावत, हम कभी कभी किसी हिंदुस्तानी को बुलाते हैं, कई विद्यार्थियों को बुलाते हैं, कभी ऑनलाइन हिंदुस्तानी दोस्तों से वाद विवाद करते हैं कि रूस में मिसाल के लिए, पश्चिम में और हिंदुस्तान में बुजुर्ग लोगों की जिंदगी कैसी है, और अलग अलग तबकों में इस सिलसिले में क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन ये सब या कोई फिल्म देखकर, मिसाल के लिए हमने अभी खलनायक फिल्म देखी, हम विद्यार्थियों से कहते हैं कि आप कोई निबंध लिखिए। मिसाल के लिए ये जो मुख्य पात्र है खलनायक में, तो वो जेल गया, तो हम विद्यार्थियों से कहते हैं कि 20 साल के बाद या 10 साल के बाद उसको क्या हुआ, या उसकी प्रेमिका या उसकी प्यारी महिला को क्या हुआ वगैरह, ताकि उनके कल्पना शक्ति का विकास किया जाए। और इसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं। दिक्कत तभी होती है जब हम राजनीतिक, आर्थिक वगैरह विषयों पर उनसे वाद विवाद करने की कोशिश करते हैं, और विद्यार्थी देखते हैं कि जो हमारे पास मेहमान आते हैं हिंदुस्तानी लोग, तो औपचारिक और अनौपचारिक शैलियों में ये वार्तालाप बिल्कुल अलग है, और जो अलग अलग है, और जो विद्यार्थी अखबारों में या पत्रिकाओं में या टीवी प्रोग्राम में देखते हैं और जो शब्द सीखते हैं, तो ये चाय पीते समय हमारे मेहमान, हमारे दोस्त ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते। और विद्यार्थियों को सोचना है कि अगर वे औपचारिक परिस्थिति में अनुवाद करते हैं तो मिसाल के लिए उपभोक्तावाद बोलना चाहिए, और जब वे
दोस्ताना बातचीत करते हैं, तो कंज्यूमरिज्म बोलना चाहिए। तो ये विद्यार्थियों के लिए सबसे मुश्किल बात है, और उनको कैसे सिखाया जाए ये शैली हमको मालूम नहीं है। और जब विद्यार्थी हमसे हिंदी सीख कर फिर अनौपचारिक परिस्थिति में हिंदुस्तानी दोस्तों से मिलते हैं और वे हंसते हैं, बोलते हैं आपकी भाषा कृत्रिम है, तो वे हमारे ऊपर दोष लगाते हैं कि आपने हमको कैसी हिंदी सिखाई। इसलिए ये समस्या किस तरह सुलझाया जा सकती है ये हमको अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन सारी समस्याएं हल की जाती हैं। तो हम भी विद्यार्थियों को तसल्ली देते हैं कि अनुभव से ये समस्या भी हल की जाएगी। लेकिन अनुभव भी खास करके हिंदुस्तान में ये अनुभव प्राप्त करना बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि गोरा चेहरा देखकर पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी में बातें करते हैं और उनको हिंदी में बातें करने पर मजबूर करना बहुत मुश्किल है। और जो अनपढ़ लोग हैं उनको राजनीतिक आर्थिक विषय में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए हम सोच रहे हैं और आपसे भी सलाह लेना चाहेंगे कि ये जो औपचारिक अनौपचारिक शैलियाँ हैं, तो विद्यार्थियों को किस तरह ये शैलियाँ सिखाई जाएं। क्योंकि अगर हम वैसे बोलेंगे कि आप सारे जो तत्सम शब्द इनके जगह अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कीजिए, तो विद्यार्थियों की हिंदी खराब हो जाएगी और फिर औपचारिक स्थिति में वे अनुवाद नहीं कर पाएंगे। और कुछ समस्याएं जरूर हैं, मेरे पास बहुत कम समय है और हम सारी समस्याएं सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है ये हिंदी का उपयोग। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, कूटनीतिक क्षेत्र में, हिंदुस्तान में हिंदी का उपयोग किया जाए, तभी हमारे छात्रों को हिंदी के अपने ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग करने का मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुंदर वक्तव्य के लिए रूस से डॉक्टर ल्यूडमिला खोखलोवा जी को हार्दिक धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनु भार्गव जी को मंच सौंपता हूं, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं। मंच संचालन के लिए आपका स्वागत है श्री अनु भार्गव जी। सर आपका माइक ऑन, सर माइक सर आपका। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रकाशवीर जी। मैं सबसे पहले विश्व हिंदी सचिवालय को इस श्रृंखला को शुरू करने और पिछले 10 महीनों से सफलतापूर्वक चलाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मेरा ये सोचना है कि इस श्रृंखला के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि भारत से बाहर अन्य देशों में हिंदी किस तरह से पनप रही है, वहां पर क्या चुनौतियां हैं, उन्हें किस तरह की सहायता की जरूरत है। और विश्व हिंदी सचिवालय के माध्यम से मुझे आशा है कि हम उन चुनौतियों को स्वीकार करने में और उन्हें सहयोग देने में पूरा साथ देंगे। आज बहुत अच्छा लगा मुझे जब विदेश में रहते हुए छात्रों के द्वारा कबीर और हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं को सुनने का अवसर मिला। अब मेरा जो दूसरा काम है मैं वो उसकी तरफ बढ़ना चाहूंगा, और ये मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है कि मैं आज श्रीमती तंकमणि अम्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं अपने अध्यक्षीय भाषण के लिए। आज जब दक्षिण में
हिंदी के विरोध की बातें होती हैं, तब तंकमणि अम्मा जी, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, उनका हिंदी के प्रति प्रेम एक विश्वास, आश्वस्ति देता है हमें। तंकमणि अम्मा जी ने का जन्म 18 मार्च 1950 को तिरुवनंतपुरम, केरला में हुआ। आप विद्या परिषद एवं कार्य परिषद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पूर्व सदस्या हैं। आपने केरल के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बरसों तक हिंदी का अध्यापन किया, वहां की विभागाध्यक्ष रहीं और उनके द्वारा 25 से अधिक शोधार्थियों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तंकमणि अम्मा जी ने बहुत सी पुस्तकों की भी रचना की है, जिसमें मुख्य हैं मलयालम के खंडकाव्य, आधुनिक हिंदी के खंडकाव्य, संस्कृति के स्वर। मोहन राकेश जी पे आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। बहुत सी आपकी किताबें प्रकाशित हुई। मलयालम की लोकप्रिय कहानियां गोत्रयान, स्वयंवर, कर्मयोगी, घटकट गुलाब। मुझे तंकमणि अम्मा जी को कई कार्यक्रमों में सुनने का अवसर मिला है और उनकी विद्वता बहुत प्रभावित करती है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और हमें संबोधित करें। श्रीमती तंकमणि अम्मा जी। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर वचनों के लिए आदरणीय अनूप भार्गव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ये जो कार्यक्रम है, आप सबको पहली बार मेरा प्रणाम, सबको नमस्कार। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से, बाकी सबके सहयोग से, अमेरिका के हिंदी से प्यार है, कितना सुंदर नाम, और उसी प्रकार सिंगापुर से और दक्षिण कोरिया और रूस, इन सब के सहयोग से ये विश्व हिंदी सचिवालय ये इस प्रकार का एक अच्छा सा कार्यक्रम, बढ़िया सा कार्यक्रम चलाता है, तो सचमुच बड़े गर्व की बात है। मुझे ये जानकर भी बड़ी खुशी हो रही है कि जिन उद्देश्यों को मद्देनजर रखकर, या जिन उद्देश्यों को लिखकर या सम्मुख रखकर, या जिन लक्ष्यों को रखकर विश्व हिंदी सम्मेलनों के प्रस्तावों के आधार पर इस प्रकार एक सचिवालय की स्थापना हुई, तब तो हम सब इतने खुश हो रहे थे कि अब सचिवालय सबका ख्याल रखेगा। इस विश्व भर में हिंदी की स्थिति गतियां कैसी हैं, गतिविधियां कैसी हैं, हमारे भारत में ही नहीं, आपके मॉरिशस में भी नहीं, और दूसरे देशों में भी हिंदी की जो स्थिति है, गतिविधियां हैं, वहां जिस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है, जो अमेरिका में रहकर अनूप भार्गव जी जैसे लोग, जैसे हिंदी प्रेमी लोग काम करते हैं हिंदी के लिए, और ये सब, और सूरीनाम में, और मूल भारतवंशी लोग जहां बहुत ज्यादा रहते हैं, इस प्रकार के सूरीनाम में, फिजी में, अभी हमने ये फिजी में भी देखा लोग कितना प्यार करते हैं हिंदी भाषा को। तो उस दृष्टि से देखें तो हम जो प्यार करते हैं, भारतवासी जो प्यार करते हैं, वह तो बहुत कम है। तो विदेशी भारत मूल के व्यक्ति, क्योंकि जैसे कि पहले भी यहाँ कहा गया, भाषा और साहित्य से हमारी संस्कृति भी जुड़ी हुई है, हमारी भारतीय संस्कृति जुड़ी है, जो कि केवल भारतीय संस्कृति का मतलब भारत की संस्कृति ही नहीं है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य ही क्या है, वसुधैव कुटुंबकम है, वसुधा ही हमारे लिए कुटुंब है। तब तो रूस के बारे में भारत सोचता है, और हमारे भारत में मॉरिशस के बारे में सोचता है, सूरीनाम के बारे में सोचता है, अमेरिका के बारे में सोचता है, सबके बारे में हमारा भारत सोचता है। भारतीय संस्कृति सबको आदर की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अब तो देखिए, मैं जबकि एक वर्ष में ये तो विश्व हिंदी सचिवालय अपने अपने नए नए कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं उसके ओजस्वी ये
जो उसके महासचिव जो हैं तो माधुरी रामधारी जी तथा उनके सहयोगी मित्रों को मैं तो सचमुच उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। इतने लोगों को विभिन्न देशों से, इतने लोगों को, देखिए सुविधा है। आप कहेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ये सब हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी को तो ठीक है, लेकिन मन चाहिए। तो जो कहते हैं चाह है तो राह है। हम चाहते हैं तो हम सभी को जोड़ सकते हैं। देखिए वैश्विक स्तर पर हिंदी को जोड़ने का काम, हिंदी भाषा को जोड़ने का काम, हिंदी में लिखने में दूसरों को प्रेरणा देने का काम पैदा तो जो है आप तो हिंदी सचिवालय, विश्व हिंदी सचिवालय करता है, और अपने नाम को सार्थक करते हुए अपनी पत्रिका के कारण और सचिवालय की विविध कार्यकलापों के कारण हम सबको जोड़ने का कार्य जो कर रहा है बहुत अच्छा है। ये आपके इसका नाम भी सुंदर है, एक्सप्रेशन इन हिंदी, जैसे कि हिंदी में अभिव्यक्ति, हिंदी में अभिव्यक्ति। देखिए हम हिंदी सीखते हैं, विदेशी विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में हिंदी सिखाते हैं, लेकिन हमें उसकी क्षमता पैदा करना चाहिए कि हिंदी में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की क्षमता देशी विद्यार्थियों में भी हो और विदेशी विद्यार्थियों में भी हो। इस दृष्टि से ये 10वां भाग है आज। देखिए बहुत अच्छा किया। इसमें भी मैं तो एक हिंदी शिक्षक हूँ, जैसे कि आदरणीय अनूप भार्गव जी ने बताया और पहले माधुरी रामधारी जी ने भी बताया। मैं हिंदीतर भाषी हूँ, मेरी मातृभाषा मलयालम है। मैं सुदूर दक्षिण के केरल की एक छोटे से प्रांत में रहने वाली हूँ, मेरी मातृभाषा मलयालम है। लेकिन जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन आया, स्वतंत्रता का आंदोलन आया, गांधी जी आए और उन्होंने बताया कि हम सबको जोड़ने की क्षमता हिंदी भाषा में निहित है, तो न जाने क्यों मेरे लिए हिंदी एक भाषा मात्र नहीं रही, एक भावना रही। इसीलिए मैंने हिंदी सीखी और क्या इस हिंदी दर प्रांत में रहकर कितनों को मैंने हिंदी सिखाने का काम किया, उसमें मैं आनंद का अनुभव करती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये समय की सीमा है, मैं उस समय की सीमा को ध्यान में रखकर ही, क्योंकि हिंदी में बोलने के लिए कहेंगे तो मैं बोलती रहूंगी, क्योंकि हिंदी संग मेरी जिंदगी बीती है, हिंदी संग की मेरी जिंदगी है। आगे की जो जिंदगी है उसे भी हिंदी के साथ जीना ही मैं चाहती हूँ। इस कारण आज इसमें जुड़ने का जो अवसर मिला, देशी विदेशी सबको सुनने का अवसर मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो अपना कार्य निभाऊंगी। जैसे कि पहला ये तो हमारा प्रणीत जैन बच्चा, सुनो, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप 8वीं कक्षा का छात्र है, लेकिन आपने कबीर के दोहे सुनाए, वह भी चयन करके अच्छे अच्छे बढ़िया दोहे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, तो देखिए गुरु महिमा आदि जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज होती है उसे आपने पकड़ा। आप छोटा बच्चा है, आप जैसे बच्चों पर ही हमारी आशा है। आपके हाथों विदेशों में हिंदी का भविष्य उज्जवल रहेगा, कोई संदेह नहीं। आप आगे बढ़कर कविता करेंगे, कहानी लिखेंगे, हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाएंगे सिंगापुर में रहकर। जैसे कि सिंगापुर के बारे में आपकी शिक्षिका ने भी बताया, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत प्रणीत जैन जी, आपको मैं साधुवाद देती हूँ। आगे भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े और विश्व हिंदी सचिवालय आपको इसकी प्रेरणा और प्रोत्साहन देता रहेगा। वही तो सचिवालय का काम है, सबको जोड़ना, सबको हिंदी की ओर आकर्षित करना, सबको हिंदी में लिखने की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने देना। ये तो बहुत बहुत साधुवाद हमारे बहुत छोटे लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े प्रिय ये प्रणीत जैन जी। और दूसरा जो कार्यक्रम रहा, आपको मैं बधाई देती हूँ और साधुवाद भी देती हूँ। और दूसरा जो कार्यक्रम रहा वह तो सुश्री गराम सो दक्षिण कोरिया
विश्वविद्यालय के एक सर, हमने पहले तो एक विद्यालय के छात्र को सुना, और उसके बाद उसके ऊपर, जैसे कि माधुरी जी को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्थित ढंग से आपने ये कार्यक्रम चलाया। पहले स्कूल के छात्र को सुनने का अवसर मिला, फिर तो विश्वविद्यालय के छात्र को सुनने का अवसर मिला, और कोरियाई भाषा के बारे में जैसे उन्होंने कहा छात्रों की कमी हो रही है। कोरियाई तो कोरिया में हिंदी सीखने वाले विद्यार्थियों की कमी हो रही है। तो जैसे कि आप संपर्क से, जैसे कि कोरियाई भी सीखें, कोरियाई भाषा भी सीखें, हिंदी भाषा भी सीखें, इस प्रकार परस्पर एक भाषा में सीमित न रखें, और जो हिंदी पढ़ने वाले जो चाहता है वो हिंदी भी सीखें, जो यहाँ के भारतीय विद्यार्थी जो कोरियाई पढ़ना चाहते हैं वे कोरियाई भाषा का भी अध्ययन करें, क्योंकि इससे दो प्रयोजन मिलेगा। एक, अनुवाद के क्षेत्र में, ट्रांसलेशन के क्षेत्र में कोरियाई साहित्य का अनुवाद हिंदी में होगा, और हिंदी का अनुवाद, हिंदी की उत्कृष्ट कृतियों का अनुवाद ये कोरियाई भाषा में भी होगा। इस प्रकार आपसी आदान प्रदान वह करने की क्षमता हमारी गराम साहू जी को है। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि जैसे संवादों से और फिल्मों के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से जिस प्रकार हिंदी वहां सिखाई जाती है उसके बारे में भी उन्होंने कहा। उनको भी तो समय की कमी है, ज्यादा मुझे 10 मिनट ही दिया हुआ है, मैं उसके अंदर ही बोलूंगी। और तो मैं आपको भी हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। आप आगे चलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति सुंदर सुंदर बेहतर ढंग से आगे भी करें। इस प्रकार हिंदी साहित्य को बढ़ावा दें, हिंदी साहित्य को सुसमर्थ करें। आपके दक्षिण कोरिया में हिंदी को पल्लवित और पुष्पित और फलित करने का कार्य आप जैसी युवा पीढ़ी को ही करनी है। आपके कंधे पर ये भार है। विश्व हिंदी सचिवालय ने ये भार आपको सौंप दिया है। आपको मतलब आप अपने दोस्तों को जोड़कर इसके लिए कार्य करें। आपकी कोरिया में हिंदी के प्रचार के लिए कार्य करें। बहुत हिंदी का प्रचार, थोड़े बातचीत करने के लिए ही सही हिंदी का प्रयोग करें, तब तो हिंदी चलेगी। विदेशों में हिंदी चले, यही तो हम चाहते हैं। और तीसरी प्रतिभागी भी रूस की थी। रूस के बारे में हमने पहले ही सुना है, और रूस का भाषा प्रेम भी बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि हमारे लोग रूस आते हैं तो रूसी भाषा सीख कर ही हमें आना पड़ता है। जैसे यहाँ से ये तो मेडिसिन सीखने के लिए लोग आते हैं, दूसरी शिक्षा इंजीनियरिंग के लिए आते हैं, लेकिन हम जानते हैं रूस जाना है तो रूसी भाषा सीख कर ही जाना है। ऐसी कोई स्थिति हमारे भारत में भी होती तो ऐसी स्थिति होती तो बहुत अच्छी बात होती। यहाँ जो पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भारतीय भाषाएं सीख कर आने का कार्य करना चाहिए। विशेषकर हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत, राजभाषा के रूप में स्वीकृत, संपर्क भाषा के रूप में स्वीकृत हिंदी सीखकर आना चाहिए। आपने हम रूस के बारे में बहुत कहना चाहते हैं कि रूस में हिंदी का साहित्य बहुत पल्लवित होता रहता है, और ट्रांसलेशन में अनुवाद का काम भी बहुत हो रहा है। आपका बरोनिकोव जो हैं उनका अनुवाद हमने खूब पढ़ा है। पिता और बेटा दोनों ने मिलकर जो अनुवाद कार्य किया है उसे भी हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हमारे रामचरितमानस का कैसा सुंदर अनुवाद रूसी भाषा में हुआ है, दूसरी कृतियों का हुआ है, ये सब हम सम्मान की भावना से देखते हैं। रूस में हिंदी का भविष्य तो सचमुच उज्जवल ही रहेगा। और तो भविष्य है रूस में, क्योंकि जिस देश में मातृभाषा का स्थान बढ़िया होता है, मातृभाषा को जिस देश में महत्वपूर्ण स्थान देता है, वह देश दूसरी भाषाओं के महत्व को भी समझेगा। दोनों का परस्पर आदान प्रदान होगा और अनुवाद का कार्य होगा, तुलनात्मक अध्ययन का कार्य होगा। इसीलिए रूस की कृतियों के साथ भारतीय साहित्य का अनुवाद होता है, क्योंकि रूस की कृतियों का अनुवाद हमारी भाषा में उपलब्ध है। इस कारण तुलनात्मक दृष्टि से, अनुवाद की दृष्टि से रूसी भाषा और हिंदी भाषा इनको निकट लाने का कार्य
आप रूस के हिंदी सेवियों को, हिंदी शिक्षकों को और हिंदी प्रेमियों को करना ही चाहिए। आप तो करते रहते हैं, उसका हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं वहां जो कार्य होता है। इस प्रकार देश विदेशों में जिस प्रकार का कार्य होता है, उन सबकी जानकारी हमें आपके वक्ताओं से, आपके 3 वक्ता जो रहे हैं उनसे मिले। वहां शिक्षा का कार्य जैसे तो प्रथम वक्ता ने प्रेरणा मित्तल जी ने कहा कि वहां सिंगापुर में जो जो कठिनाइयां होती हैं हिंदी सिखाने में, स्कूल में हिंदी शिक्षा किस प्रकार, इस प्रकार के बारे में कहा। और उस प्रकार दक्षिण कोरिया में इस प्रकार हिंदी का शिक्षण जो होता है उसके बारे में भी विशिष्ट वक्ता ने बहुत सुनाया। और रूस में जिस प्रकार इस हिंदी की शिक्षा होती है उसके बारे में हमारे लियोडमिला खुखलिया जी ने भी बताया। सचमुच ये सब देखिए, हम प्रतिभागियों से भी बहुत खुश हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हिंदी को देखा, परखा और अपनाया, अपने विचारों की अभिव्यक्ति हिंदी में की, यही बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए प्रेरणा प्रोत्साहन देने वाली हमारी संस्था विश्व हिंदी सचिवालय और देश में व्याप्त दूसरी संस्थाएं, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। और एक बात भी, तो मौलिक कार्य देखिए, जैसे कि तीनों वक्ताओं ने कहा, जो जो चुनौतियां हैं विदेशों में हिंदी सिखाने में, जो जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, या उनके दूरीकरण की ओर भी हमारे अनूप भार्गव जी जैसे, माधुरी रामधारी जैसे हिंदी के वरिष्ठ विद्वानों और विदुषियों को और दूसरे लोगों के सहयोग से आपको उन चुनौतियों का सामना करने का और समस्याओं का समाधान देने का कार्य भी आपको करना चाहिए। तभी तो विश्व हिंदी सचिवालय दूसरे देश विदेश में व्याप्त दूसरी संस्थाओं के सहयोग से ये कार्य अवश्य कर सकता है। मुझे 100% आप पर विश्वास है, विश्व हिंदी सचिवालय पर। और देखिए, अमेरिका में इतने दूर रहकर हिंदी, उनका नाम बहुत सुंदर है हिंदी में देखिए, हिंदी से प्यार है, यही तो चाहिए। प्यार है तो सब कुछ आ जाएगा। प्यार ही दुर्लभ चीज है, क्योंकि बाकी सारी चीजें खरीदने को मिलते हैं, पैसे दें सब कुछ मिलेगा, लेकिन प्यार नहीं मिलेगा, सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। आज आप सब सच्चे प्रेमी मिल गए हैं। हिंदी के लिए आपका सहयोग चाहिए, हमारी हिंदी के लिए देश विदेश में सहयोग हो। तो हम सब, जैसे मैं एक हिंदी की शिक्षक हूँ, मैं हिंदी को विश्व भर में हिंदी की व्याप्ति हो जाए ये चाहती हूँ। केवल हिंदी मूल के देशों में नहीं, दूसरे देशों में भी हिंदी का विकास हो जाए, इसी चाह के साथ मुझे इसमें जुड़ने का जो अवसर डॉक्टर माधुरी रामधारी जी ने और आप सबने मिलकर दिया, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आप सबको बधाइयां देते हुए, और आज के छोटे से लेकर छोटे हमारे, उनका नाम क्या है, प्रणीत जैन से लेकर बाकी सबको, सारे तीनों प्रतिभागियों को, तीनों विशिष्ट व्यक्तियों को, शिक्षकों को उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपने शब्दों को संपन्न करती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय विश्व। नमस्कार। धन्यवाद। इस विचारों तेजक अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर एस तंकमणि अम्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। भारत से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही तंकमणि अम्मा जी के आभारी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करना स्वीकार किया। हम आभारी हैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी के, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम सफल हो रहा। हम विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी के भी आभारी हैं। हम आभारी हैं हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी के। हम आभारी हैं सिंगापुर से श्रीमती प्रेरणा मित्तल जी के। दक्षिण कोरिया से सोयनबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रूस से डॉक्टर लियोडमिला खुखलियोवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
सिंगापुर से कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र श्री परिणीत जैन धन्यवाद के पात्र हैं। दक्षिण कोरिया से सुश्री गाराम सोजी, जिनकी हिंदी सीखने का सफर बहुत ही दिलचस्प है, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। रूस से अनास्थासिया जी, जिनकी हिंदी बहुत धारा प्रवाह है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभालने वाले विश्व हिंदी सचिवालय के IT अधिकारी श्री मनदीप सहारन जी धन्यवाद के पात्र हैं। विश्व हिंदी सचिवालय के सभी कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं। फेसबुक से जुड़े सभी सम्मान्य हिंदी प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम की औपचारिक समाप्ति की घोषणा करते हैं। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते।